नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक एट वर्ड में द टेक्निकल एजुकेशन वर्ड। मेरा नाम है अंकित वर्मा और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के पार्ट 2 के बारे में। शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के एक कोट के साथ जिसमें वो कहते हैं, इफ देयर इज एनी सिन इन द वर्ल्ड इट इज वीकनेस, अवॉइड ऑल वीकनेस फॉर वीकनेस इज सिन, वीकनेस इज डेथ। तो दोस्तों यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी बात कर रहे हैं दुर्बलता की। दुर्बलता आप सभी को पता है किस प्रकार से हमारे किसी भी कार्य को संपन्न होने से रोक सकती है। और ये दुर्बलता किसी भी प्रकार की हो सकती है दोस्तों। ये दुर्बलता आपकी शारीरिक दुर्बलता हो सकती है, आपकी मानसिक दुर्बलता हो सकती है, आपके नॉलेज से रिलेटेड जो वीकनेसेस होती हैं वो भी हो सकती हैं। तो ये किस तरह से इफ़ेक्ट डालती हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में और किस तरह से ये जो वीकनेस है वो डेथ के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने जो पहले डिस्कशन में लाया था वो था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में। मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि ये जो मैं टॉपिक डिस्कशन में ले रहा हूँ ये सभी आते हैं अंडर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है ये एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहता है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। और मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी आईटीआई स्टूडेंट्स ही रहने वाली है इस टॉपिक के लिए। दोस्तों इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। इसका पार्ट 1 आ चुका था, पार्ट 2 आज मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले जो टॉपिक आज मैं डिस्कशन में ले रहा हूँ वो रहेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अगर हम हिंदी में डिस्कशन करें, इसका हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है स्वरोजगार। एक ऐसा रोजगार जो कोई भी इंसान अपने लिए शुरू करता है, अपने लिए जो वो सेटअप करता है। एक ऐसा रोजगार जो कोई इंसान अपने लिए सेटअप करता है। और उसमें क्या होता है दोस्तों कि उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट रहती है उस रोज़गार के लिए। अगर कोई भी इंसान कोई धंधा शुरू कर रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, कोई ना कोई स्टोर खोल रहा है या किसी तरह की कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, कोई एंटरप्राइज़ सेटअप कर रहा है, तो वो सभी का सभी वो जो चीज़ें वो जो अपने आप सेटअप कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंडर ही आती हैं। इसमें जो अकाउंटेबिलिटी रहती है, जो पूरी की पूरी उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, वो उसकी खुद की होती है। जो ज़िम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी हम बोल सकते हैं, जो उसकी ज़िम्मेदारी होती है, वो सारी की सारी उसकी होती है। अगर उसमें कोई लॉस होगा, कोई प्रॉफ़िट होगा, तो वो सारी की सारी ज़िम्मेवारी होगी उस इंसान की जिसने वो एंटरप्राइज़ शुरू किया है। और द वन हू इज़ डूइंग हिज़ ओन बिज़नेस कैन बी डिफाइंड एज़ एन एंटरप्रेन्योर। कोई भी ऐसा इंसान जो अपना धंधा खुद कर रहा है, उसमें अपनी मेहनत खुद कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट खुद लगा रहा है, अकाउंटेबिलिटी ले रहा है उस पूरे के पूरे बिज़नेस की, तो वो उसको क्या कहेंगे? उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ये बात मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। तो दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज़्यादा नीड क्या है? किस लिए हमें सबसे ज़्यादा नीड रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की? उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटे-छोटे से पॉइंट ब्रीफ में मैंने यहाँ पे डिस्कशन में लाए हैं, तो अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेन कारण रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वो रहा है लेस जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। हमारे पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कम हैं, इसलिए लोग आजकल के ज़माने में यही प्रेफ़र करते हैं कि वो अपना कोई ना कोई धंधा शुरू करें ताकि वो अपने लिए इनकम को जनरेट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने इसमें लिया है वो लिखा है मैंने, यू कैन इन्वेस्ट योर ओन टाइम एंड योर ओन मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ। तो दोस्तों वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि इसमें आपका खुद का पैसा लगता है, आपका खुद का टाइम लगता है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट खुद ही करनी पड़ती है। और ये जो है दोस्तों आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट बनाता है, ये आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। और इसमें जो है आप खुद के लिए ही एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करते दोस्तों, आप औरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर औरों को भी यहाँ पे रोज़गार प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इस सपोर्ट के बारे में हम आगे डिस्कशन में लाएँगे सारी की सारी चीज़ें। जो आज का जो मेन लेक्चर रहेगा दोस्तों ये सारा का सारा गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर ही बेस्ड होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट किस प्रकार से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प कर रही है अपनी स्कीम्स के थ्रू सो दैट दे कैन गेट इनटू देयर ओन बिज़नेस। दोस्तों जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है स्कोप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर कि स्कोप क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के।
अ, स्वरोज़गार के कार्यक्षेत्र किस तरह के रहते हैं, वो सभी की सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन में लाएँगे। तो गवर्नमेंट इज़ पुटिंग इट्स एफर्ट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू इंक्रीज़ द स्कोप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सरकार दोस्तों चाहे कोई भी हो, आपकी राज्य की सरकारें हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो, वो किसी न किसी तरह से अपने एफर्ट्स हमेशा से डाल ही रही हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। और यहाँ पे जो हम डिस्कशन में लेंगे, वो लेंगे स्कोप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अर्बन एरियाज़ में जो आपके शहरी जो क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पर किस तरह की स्कोप हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए? तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, जैसे प्रोडक्शन, डिलीवरी, बिज़नेसेस एंड मार्केटिंग एटसेट्रा। प्रोडक्शन मतलब आप वहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्लांट छोटा-मोटा सा लगा सकते हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन को कर सकते हैं। जैसे कि जैसे आपको पता होगा, एनवेलप बनाने का एक आजकल बहुत अच्छा जो एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स है, वो शुरू हुआ है। एनवेलप जो आप लिफ़ाफ़े लेते हैं जिसमें आप सब्ज़ी वग़ैरह को घर में लाते हैं पैक करवा के, तो वो भी एक बहुत अच्छा छोटा-सा एक उसके लिए सेटअप की ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत अच्छी सी होती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स वो रहता है। आप अपने लिए भी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं उसमें और दूसरे लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। डिलीवरी आप सभी को पता है दोस्तों, अमेज़न, फ्लिपकार्ट या और भी बहुत सारे ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो कि अपनी जो सर्विसेज़ हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिलीवरी के लिए डिलीवरी की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट मँगवाया है तो उसके लिए उसे डिलीवरी की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो काम है ये बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा काम है मेरी नज़र में, क्योंकि आपका सामान जब आता है कहीं से तो एक आपके दिल में खुशी होती है कि नया सामान आ रहा है और आपके दिल में एक इंतज़ार सा रहता है उस इंसान के लिए जो वो सामान ला रहा होता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग। और जो नेक्स्ट है वो है बिज़नेस। आप छोटा-मोटा सा बिज़नेस कोई भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। एक जनरल जनरल स्टोर आप ओपन कर सकते हैं, एक छोटी-सी शॉप खोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो है मार्केटिंग का काम होता है दोस्तों। सेल्स एंड मार्केटिंग आप सभी को पता है। सेल्स और मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड जो इस वक़्त बिज़नेस है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का है और एडवर्टाइज़मेंट वगैरह का बिज़नेस भी मैंने आपको पहले बताया था जो कि बहुत ही ब्रॉड है इस वक़्त मार्केट में। और जो नेक्स्ट है वो है आपका सेल्स के अंडर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों कोई भी चीज़ें जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हैं, उन आइटम्स को आप अपनी दुकान में लाकर बेच सकते हैं, उनके ऊपर आप कमीशन को अर्न कर सकते हैं, ये सब कुछ आप सभी को पता ही होगा। और दोस्तों जैसे कि घर पे भी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा स्कोप रहता है, पर उसके लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी आती है, तो आप फ़ोटोग्राफ़ी का काम जो है वो घर से ही शुरू कर सकते हैं। आपको एडिटिंग आती है, तो आप जैसे शादी होती है, मैरिज वेन्यूज़ होते हैं, वहाँ पे जाके आप फ़ोटोग्राफ़ी का काम कर सकते हैं और ये सारा काम दोस्तों घर पे बैठ के ही आप एडिटिंग वगैरह उसकी आराम से कर सकते हैं। पर उसके लिए वही मैंने आपको बात बोली कि आपके लिए पास स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है। स्टोरी राइटिंग, ब्लॉगिंग, पेंटिंग, कार्टूनिस्ट, ये सारे के सारे काम, काउंसलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, मैकेनिक, वेब डिज़ाइनिंग, ये सारे के सारे काम दोस्तों घर पे बैठकर आप आराम से कर सकते हैं। पर मेन जो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपके पास स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिज़नेस के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से आप आइटम्स को स्टॉक कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको सेल कर सकते हैं। आपके पास एक जनरल सा स्टोर होना चाहिए, आपके पास अपना एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पर आप चीज़ों को स्टॉक कर सकें। जो जनरल स्टोर होते हैं दोस्तों, वहाँ क्या होता है कि बाहर से सामान को लाया जाता है, अपनी दुकान में वो जो दुकानदार होता है उसको स्टोर करके रखता है और फिर उस सामान को वो एमआरपी के ऊपर सेल करता है और उसके ऊपर जो भी कमीशन होता है या जो उसकी अर्निंग होती है वो उसको अर्न करता है उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों? तो नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर आर्टिसन्स। आर्टिसन्स का मतलब दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो शिल्पकार वगैरह जो होते हैं दोस्तों, वो सभी इसकी श्रेणी में आते हैं। जो भी कला से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी आर्टिसंस के अंडर आते हैं। तो ये सारे काम जो हैं ये आर्टिसंस के जो काम होते हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्विंग,
ये क्राफ्टमैनशिप वगैरह ये जितना भी काम होता है, ये सारा का सारा आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके घर से ही। बाकी और भी इसमें काम आता है दोस्तों, जैसे कि आप इसमें ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, सैलून ओपन कर सकते हैं, अपना कोई भी टेलरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है दोस्तों, ये आर्टिसंस के अंडर ही आते हैं। तो दोस्तों अभी जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगी स्कीम्स, और स्कीम्स भी किसकी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, और ये किसको 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 एनकरेज करने के लिए हैं दोस्तों, ये स्कीम्स ये रहेंगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करने के लिए। तो इसकी जो हेडिंग यहाँ लिखी है मैंने, स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहले है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, जिसको अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो SEEUY, SUI। ये मेरा एक वे है इसको प्रोनाउंसिएट करने का, आपका अलग हो सकता है। सो आई बेग योर पार्डन इफ़ आई एम रॉन्ग इन दैट। और ये जो स्कीम थी दोस्तों, ये शुरू की गई थी 15 अगस्त 1983 को, 1983 में ये स्कीम को शुरू किया गया था। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए दोस्तों, तो इसे कहते हैं शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार। तो दोस्तों इसमें जो एज लिमिट रहती है वो रहती है 18 से 35 साल के बीच में, और जो भी पर्सन इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है उसको 10th पास होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में आईटीआई की ट्रेनिंग उसमें उसने की होनी चाहिए। और ये जो आईटीआई की ट्रेनिंग जहाँ से उसने परस्यू की है, वहाँ पर जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। जिस एरिया में वो आईटीआई स्थित है वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फैमिली इनकम जो रहेगी इसमें दोस्तों, वो 10,000 पर ईयर पर एनम से कम रहेगी। और स्कीम जो रहेगी वो 3 मेन एरियाज़ को फ़ोकस करती है, जिसमें रहेगा इंडस्ट्री, और दूसरा रहेगा इसमें बिज़नेस और सर्विसेज़। अगर आप इंडस्ट्रीज़, बिज़नेस और सर्विसेज़ से रिलेटेड कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें ये जो है ये स्कीम जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और इसमें बेसिकली होता क्या है, लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। यदि आप इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें जो लोन कैप है वो है 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़ तक आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप बिज़नेस रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें जो लोन कैप रहेगी वो रहेगी 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़। और अगर आप सर्विसेज़ से रिलेटेड कोई आप सेवाएँ प्रदान करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें जो लोन कैप रहेगी वो रहेगी 10,000 रुपये तक की। और जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो दोस्तों वो रहता है 10% से लेकर 13.5% के बीच में। ठीक है? ये पर एनम की बात हो रही है। जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 10 से 13.5% के बीच में रहेगा। और जो 25% की जो मॉनेटरी हेल्प जो होती है दोस्तों, वो प्रोवाइड करवाई जाती है तुम आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है? मतलब अगर आपका कोई सेटअप है जिसमें कि 1 लाख रुपया लगना है, तो उसमें 25% मतलब 25,000 रुपये की जो मॉनेटरी हेल्प है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पर इसमें 1 लाख जो है वो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैप लगा दिया गया है 35,000, 25,000 और 10,000, तो इसी के बीच में वो सारी की सारी आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। ठीक है? और जो इसका जो पर्पज़ था वो तो मैंने आपको अभी बता दिया। और जितने लोग इसमें बेनिफिट किए जाएँगे वो था 2.5 लाख हर साल। इस स्कीम के अंडर जो लोग हैं वो बेनिफिट किए जाएँगे। और ते 30% जो कोटा है वो रिज़र्व रखा गया है दोस्तों शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल पीपल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑफ अर्बन पोर, जिसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है SEPUP। हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए दोस्तों, तो इसका बनता है शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम। इस स्कीम की जो शुरुआत है, इस प्रोग्राम की शुरुआत है दोस्तों, वो की गई थी 15 अगस्त 1986 में। और ये जो स्कीम है ये मेनली टारगेट की गई थी उन लोगों के लिए जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, जो महानगर जो होते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनके लिए ये जो प्रोग्राम है उसको शुरू किया गया था 1986 में। और ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है 10,000 पीपल से, 10,000 पीपल से, अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है 10,000 से, तो और ऐसे लोग जो कि आईआरडीपी प्रोग्राम के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसके अंदर नहीं आते हैं जो लोग, उनके लिए ये स्कीम जो है वो शुरू की गई थी। और इसमें ये था दोस्तों कि परमानेंटली जो है वहाँ पे स्टे करना ज़रूरी है उस इंसान का जो कि इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है। और एट लीस्ट कम से कम उसे 3 साल वहाँ पे रहते हुए हो गए होने चाहिए। और फैमिली इनकम जो है वो 7200 पर एनम, 7200 पर एनम मतलब प्रति वर्ष
से कम होनी चाहिए, 70 टू 100 रुपीज़ पर एनम से कम होनी चाहिए उनकी फैमिली इनकम। और इस स्कीम के अंडर दोस्तों हर 300 में से 1 पर्सन को बेनिफिट किए जाने का प्रावधान रखा गया था कि अगर 300 पीपल है कोई, 300 इंसान हैं कोई, तो उनमें से किसी एक इंसान को इस स्कीम में बेनिफिट करवाया जाएगा, बेनिफिट पहुँचाया जाएगा। और जो लोन की लिमिट रखी गई थी दोस्तों, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मात्र ₹5000 रखी गई है एक फैमिली के लिए। और इंटरेस्ट रेट जो रखा गया है दोस्तों, जो इंटरेस्ट उनसे लेवी किया जाएगा, जो वसूल किया जाएगा, वो रहेगा 10% पर एनम। और दोस्तों प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो ₹5000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप अपना कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो सिर्फ़ ₹5000 ही रहनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक परिवार के 1 से ज़्यादा सदस्यों को भी लोन प्रोवाइड करवाया जा सकता है, बशर्ते वो लोन ₹5000 तक का ही होना चाहिए टुगेदर। मतलब शायद आप समझ रहे होंगे कि ₹5000 एक फैमिली के लिए रखा गया है, तो ₹2500 अगर उस फैमिली के किसी एक इंसान को चाहिए, तो ₹2500 ही दूसरे इंसान को भी दिए जा सकते हैं। पर वो मिला के ₹5000 की ही मदद की जाएगी पूरी एक फैमिली को। आई होप कि आप समझे होंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डीआरआई जिसे बोलते हैं। इस स्कीम का जो उद्घाटन किया गया था, वो किया गया था 1972 में। दोस्तों हिंदी में इसे अगर ट्रांसलेट किया जाए तो ये निकलता है इसका स्वरोजगार की अंतरीय ब्याज दर। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है या ये जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्कीम बोल सकते हैं ऐसे, ये इनिशिएट की गई थी किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जो कि थोड़े आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए ये जो स्कीम है, उसे शुरू किया गया था। 40% जो कोटा है, वो इसमें रिज़र्व रखा गया है एससी-एसटी कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स नहीं बोलूँगा मैं इन्हें, एससी-एसटी जो फैमिलीज़ हैं, उनके लिए जो बेनिफिट इसका लेना चाहते हैं, जो बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं स्कीम के अंडर, उसके लिए 40% कोटा जो है, वो रिज़र्व रखा गया है। फैमिली इनकम जो है दोस्तों, वो ₹7200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर एनम। और ये है अर्बन एरियाज़ के लिए ₹7200 और ₹6400 ₹6400 रूरल एरियाज़ के लिए। ठीक है दोस्तों? तो नेक्स्ट जो है इसमें वो है, इसमें कुछ एक कैप और लगाई गई है कि कोई भी इंसान अगर इस स्कीम का फ़ायदा ले रहा है, तो उसके पास जो इरिगेशन कैपेबल लैंड जो होती है, जिसमें सिंचाई की जा सकती है, वो 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? जो 1 एकड़ से जो ज़्यादा है, वो उसमें लैंड नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर सिंचाई की जा सकती है। जिस लैंड में सिंचाई हो सकती है, जिस ज़मीन में सिंचाई की जा सकती है, वो ज़मीन 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस इंसान के पास। और ऐसे इंसान जिनके पास ज़मीन तो है, पर उसमें सिंचाई नहीं की जा सकती, ठीक है? वो अयोग्य है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँचाया जा सकता है उस ज़मीन में, तो वो ज़मीन 2.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस ही इंसान को इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। एससी-एसटी जो हैं, जो कैटेगरीज़ हैं, वो इससे एक्सक्लूड की गई हैं दोस्तों, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा स्कीम के अंडर। जो लोन की लिमिट रखी गई है वो ₹5000 है, और एग्ज़ीक्यूटिव इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है, मतलब कार्यकारी जो पूँजी आप लगा सकते हैं, वो है ₹1500। ठीक है दोस्तों? और जो स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं, जो कि परस्यू कर रहे हैं हायर एजुकेशन, वो लोन भी ले सकते हैं स्कीम के अंडर ₹25000 तक का। और बाकी जो मैंने आपको ये पीछे जो मैंने जो एम्बिट बताई, जो मैंने सीमाएँ बताई कि किसके अंडर आपको लोन मिलेगा, वो सारी की सारी वो उसको फुलफ़िल करता होना चाहिए। जो बच्चा लोन लेना चाहता है ₹25000 तक का हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए ये सभी की सभी जो मैंने आपको पीछे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, उसको फुलफ़िल करता होना चाहिए वो बच्चा। तो जो नेक्स्ट है वो है इसमें फैमिली इनकम का, इसमें कोई कैप नहीं रखा गया है किसी भी तरह का, पर किस लिए? अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो आप ऑर्फ़नेज में भेजते हैं, जो अनाथालय होते हैं, वहाँ पर भेजते हैं, महिला आश्रम्स में भेजते हैं, और या डिफरेंशियली एबल्ड जो आश्रम होते हैं, वहाँ पर आप उन प्रोडक्ट्स को भेजते हैं, तो आपके लिए फैमिली इनकम का कोई कैप नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको ये बोला था ना कि ये जो है ठ 70 टू 100 रुपीज़ का जो कैप है फैमिली इनकम का, वो नहीं एग्ज़िस्ट करेगा अगर आप अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑर्फ़नेज, महिला आश्रम या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को सेल करते हैं, ठीक है? तो जो नेक्स्ट है वो ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा 4% पर एनम तक का।
और बेनिफिशियरी शुड नॉट बी अंडर एनी अदर स्कीम। जो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले रहा है वो किसी और स्कीम का बेनिफिट ना प्राप्त कर रहा हो, तभी उसे इस स्कीम का बेनिफिट प्राप्त होगा। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है दोस्तों वो है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ट्राइसेम। ये दोस्तों शुरू किया गया था 1976 में, जिसका हिंदी में बनता है समुचित ग्रामीण विकास तथा ट्राइसेम। तो दोस्तों ये जो आईआरडी प्रोग्राम जो था, जिसे आप आईआरडीपी बोलते हैं, आप सभी ने सुना होगा। कोई फैमिली आईआरडीपी के अंडर आती है, कोई नहीं आती है। तो इसका जो एब्रिविएशन होती है वो होती है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों ये जो शुरू किया गया था, ये किया गया था मिटिगेट करने के लिए रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को। मिटिगेट का मतलब होता है दोस्तों कमी लाना, कम करना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना बेसिकली। तो ये शुरू किया गया था ग्रामीण भारत की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए। तो पहले जो ये प्रोग्राम था ये शुरू किया गया था सिर्फ 20 नॉमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि दोस्तों सरकार ने जो चुने हुए 20 नॉमिनेटेड जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर सरकार ने सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया था। ये दोस्तों एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया गया था शुरू में, और उसके बाद इसको 1980 में पैन इंडिया, पैन का मतलब होता है दोस्तों मतलब फैला देना, बिल्कुल पूरे इंडिया में इस प्रोग्राम को फैला दिया गया, ठीक है। तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइसम, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ट्राइसम एंड ट्राइसम जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऊपर एक टर्म, इसकी ये एब्रीविएशन है दोस्तों, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइसम। ये क्या है? ये एक पार्ट है आईआरडी प्रोग्राम का, जिसमें कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। जो आपके बेरोजगार जो यूथ है, बेरोजगार जो युवा हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वो किसी ना किसी तरह से आगे जाकर उस ट्रेनिंग के बल पर अपने लिए रोजगार को जनरेट कर सकें। तो जो मेन गोल था वो इस स्कीम का यही था कि पुअर फैमिली को लिफ्ट करना है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर की ओर लेकर जाना है उनको, जिसे बोलते हैं आप सभी ने सुना होगा बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो परिवार बीपीएल से नीचे एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को हमने इस स्कीम के थ्रू अपवर्ड लिफ्ट करना है, और यही इसका मेन गोल था। फैमिली इसमें पूरी की पूरी, एक फैमिली को एक बेसिक यूनिट जो है वो माना जाता है। एक बेसिक यूनिट जो है इसमें पूरी की पूरी फैमिली को माना जाता है। आप सभी ने सुना होगा कि कोई फैमिली आईआरडीपी के अंडर आती है, कोई नहीं आती है। तो इसमें कोई एक इंसान नहीं दोस्तों, पूरी की पूरी उसकी फैमिली ही उस प्रोग्राम के अंडर बेसिक यूनिट का काम करती है। तो रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इसमें क्या-क्या रहती हैं उसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पीपल कैन सीक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, बिज़नेस एंड सर्विस रिलेटेड प्रोसेसेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो सरकार है वो हेल्प प्रोवाइड करती है फार्मिंग के लिए। जो भी आपने कृषि से रिलेटेड कोई कार्य करने हैं उसके लिए आपको सरकार हेल्प प्रोवाइड करती है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के लिए आपको सरकार उसमें हेल्प प्रोवाइड करती है। पिसीकल्चर यहाँ पे एक टर्म है जो कि मैंने यूज़ में लाई है, जिसे बोलते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, जैसे मछली पालना। जो लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो पिसीकल्चर के लिए भी यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, यहाँ पे जो कुटीर उद्योग होते हैं आपके, उनके लिए हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है। बिज़नेसेस के लिए, सर्विस रिलेटेड प्रोसेसेस के लिए ये जो है सारी की सारी इसकी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है जो इसके इस प्रोग्राम के अंडर आती हैं। अब बात करेंगे थोड़ी-सी ट्राइसेम के बारे में, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइसेम। ये जो स्कीम थी, ये जो एक प्रोग्राम है, ये शुरू किया गया था 1979 के अंडर, और ये एक पार्ट है दोस्तों आईआरडीपी का। समझ रहे हैं इस बात को? आईआरडीपी का एक ये छोटा-सा पार्ट है जिसके अंडर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है अनएम्प्लॉयड यूथ को, ताकि वो आगे जाकर उस ट्रेनिंग के बल पर अपने लिए रोज़गार को अर्जित कर सकें। तो पर्पज़ जो है वो यही है दोस्तों कि हर साल कम से कम 2 लाख युवाओं को जो है इस स्कीम के अंडर बेनिफिट पहुँचाना है सरकार को। और या तो फिर 2 लाख हर साल, या 40 युवा जो हैं हर एक ब्लॉक से हर साल उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। ब्लॉक का मतलब आप समझते हैं, खंड जिसे बोलते हैं। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का ब्लॉक रैत है, ठीक है? तो खंड जिसे बोलते हैं वहाँ पर कम से कम 40 यूथ जो हैं वो ट्रेनिंग को परस्यू करेंगे, ताकि वो आगे जाके उस ट्रेनिंग के बेसिस पे अपने लिए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकें। तो पीपल जो इंसान बीपीएल के अंदर रहते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा इसमें एंटरटेन किया जाता है, और एज लिमिट जो इसमें रहेगी वो रहेगी 18 से 35 साल के बीच में।
और ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे कि ट्रेनिंग किस तरह की होती है और कहाँ-कहाँ से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये जो ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है दोस्तों, ये बहुत अलग-अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स से जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाती है और ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग किस तरह की परस्यू करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स का नाम लिखा है, लाइक ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर, किसान प्रशिक्षण सेंटर, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स, आईटीआईज़ एटसेट्रा। तो ये सभी के सभी इंस्टीट्यूट जो हैं दोस्तों आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आप उन ट्रेनिंग का यूज़ करके अपने लिए कोई ना कोई रोज़गार को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल्स। प्रोजेक्ट फाइल्स यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वे है जो कि आपको आगे हेल्प करेगा अपने लिए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। इसमें रहता क्या है दोस्तों कि जब कभी आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके पास एक प्रोजेक्ट फाइल रहती है जिसमें कि आपका पूरा प्रोसीजर, एम वगैरह सब कुछ रहता है। यहाँ पर क्या रहेगा इसमें, यहाँ पर आपको जो ट्रेनीज़ रहेंगे वहाँ पर इस प्रोजेक्ट फाइल के बेस पे एक्चुअली होता क्या है कि आप किसी भी तरह की हेल्प को सीक कर सकते हैं। रिगार्डिंग रॉ मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हैं क्योंकि आपने जो ट्रेनिंग वहाँ पर की है, उसमें आपको पता होगा कि रॉ मटेरियल क्या चाहिए उस काम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि कटिंग एंड सुइंग, अगर आपने किसी तरह की टेलरिंग की कोई ट्रेनिंग की है तो आपको पता होगा कि उसके लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए। सबसे पहले आपकी आवश्यकता क्या है उस काम को शुरू करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सबसे पहले एक मशीन चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए जिसके थ्रू आप सिलाई कर सकेंगे। उसके बाद आपको कपड़ा चाहिए, उसके बाद आपको थ्रेड्स चाहिए, धागे चाहिए जिसके थ्रू आप सिलाई करेंगे। तो ये सारा का सारा जो मटेरियल रहता है वो आपके प्रोजेक्ट फाइल्स में लिखा रहता है और साथ में ये चीज़ें भी लिखी रहती हैं कि कौन-कौन सी कंपनीज़ है, कौन-कौन से कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं ये आपके प्रोजेक्ट फाइल्स के अंडर रहती हैं। कौन-कौन से स्टेट कोऑपरेशंस हैं जो कि आपको कोऑपरेशंस हैं जो कि आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप दोस्तों, यहाँ पे स्कॉलरशिप एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप ₹100 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है और फ्री अकोमोडेशन भी कभी-कभी प्रोवाइड करवाई जाती है जिस इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग को परस्यू कर रहे हैं उसके द्वारा। और ये जो स्कॉलरशिप है वो ₹4 पर दिन के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है, पर कब? अगर आपकी ट्रेनिंग 1 महीने से कम की है। सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो 1 महीने तक की नहीं होती, वो उससे कम की भी रहती हैं और कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि 1 महीने से ज़्यादा वो सर्वाइव करती हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग जो कि 1 महीने से कम तक की रहेंगी, उनके लिए ₹4 पर दिन के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, बट वो कलेक्टिवली ₹100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। और अगर अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही है किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा जहाँ पर आप ट्रेनिंग को परस्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो स्कॉलरशिप का अमाउंट रहेगा वो रहेगा ₹125 और ₹5  1 दिन का जो आपको वो दिया जाएगा एज़ अ स्कॉलरशिप। और इसमें भी क्राइटेरिया वही रहेगा कि अगर आपका जो ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो 1 महीने से कम का है। फ्री टूल किट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी यहाँ पर यहाँ पे भी एक कैप लगा दी गई है कि वो जो टूल किट है वो ₹250 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि 25% तक का जो प्रॉफ़िट है, जो भी आप वहाँ पे सामान बना रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, आपने पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद आप निपुण हो गए उस ट्रेनिंग में, आपने वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू की उस इंस्टीट्यूट में और फिर वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया, वो जा रहा है मार्केट में बिकने के लिए। अब समझ लीजिए उस प्रोडक्ट का जो एमआरपी निर्धारित किया गया है, वो है ₹100, तो उस ₹100 में से 25% का जो प्रॉफ़िट रहेगा उसमें, वो आपको प्रदान किया जाएगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को, मैं आशा कर रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट है वो है ट्रेनिंग कैन लास्ट फ्रॉम फ्यू डेज़ टू फ्यू मंथ्स एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग। ये बात मैंने आप सभी को पहले बता दी कि कुछ ट्रेनिंग्स रहती हैं वो 1 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं, कुछ ट्रेनिंग्स रहती हैं जो कि 1 महीने से ज़्यादा लास्ट करती हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेनिंग को परस्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन डिफरेंट ट्रेड्स। आप किस तरह से स्वरोजगार के क्षेत्रों में, अलग-अलग स्वरोजगार के क्षेत्रों में रोजगार को अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा-सा ब्रीफ में डिस्कशन लेंगे। तो इसमें दोस्तों सेक्टर्स में मैंने यहाँ पे इनको डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। जिसे हम अगर हिंदी में बोलें तो प्राथमिक क्षेत्र इसे बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा ब्रीफ में ही जल्दी-जल्दी से इसको
कवर करेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर दोस्तों वो होते हैं जहाँ पर कि एक बहुत ही बेसिक सा काम बिल्कुल छोटा-सा काम वहाँ से शुरू किया जाता है, जिसे बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल से जो काम शुरू होता है वो जो बिज़नेसेस आते हैं, वो आते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर, प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर। तो इसमें कौन-कौन से बिज़नेसेस इंक्लूड होते हैं, वो रहते हैं फ्रूट्स की प्रोडक्शन जो होती है आपकी, फलों की जो प्रोडक्शन होती है, वो इसके अंदर आती है। पिसिकल्चर जो मैंने आपको बोला था मत्स्य पालन जो होता है उसका जो बिज़नेस है वो उसके अंडर आता है। मशरूम जो आपके मार्केट में आती है, बिकती है, उसको जो जहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, वो जो बिज़नेस रहता है, वो भी एक प्राइमरी सेक्टर बिज़नेस रहता है। सीड्स की जो प्रोडक्शन होती है, वो भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। पोल्ट्री फार्म, हनी एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, हनी को इकट्ठा करना, ये सारे के सारे जो बिज़नेसेस रहते हैं, वो रहते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। और जो सेकंड है आपका वो है सेकेंडरी सेक्टर जो द्वितीयक क्षेत्र है, उसके अंदर किस-किस तरह के बिज़नेसेस आते हैं, वो रहते हैं होममेड मैच स्टिक्स। अब ये थोड़ा-सा अपर लेवल का आ गया मतलब जो ऑलरेडी आपके पास बनी हुई चीज़ें आती हैं, उसमें से आपने कोई नई चीज़ बनानी है। तो जैसे लकड़ी आपके पास बनी हुई आती है, उसमें आपने माचिस की मैच स्टिक्स बनानी है, सॉरी थोड़ा-सा मैं स्टैमर कर रहा हूँ इसमें। तो जो माचिस की जो डिब्बी होती है, आपको बेसिकली वो बनानी है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है और ये होममेड होती है, आप घर में बैठ के भी इसको बना सकते हैं। हैंडलूम का जो काम होता है, वो भी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। हैंडमेड जो क्राफ्ट्स होते हैं, जैसे पर्दे हो गए और भी बहुत सारा काम होता है इसमें हैंडमेड सिलाई, कढ़ाई, बुनाई वगैरह ये जितना भी काम होता है, सारा का सारा सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आएगा। पेपर जो रहता है, पेपर भी आप घर में बना सकते हैं। पेपर मैं नहीं बोलूँगा इसे एनवेलप वगैरह का जो काम होता है, मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया कि ये जो काम होता है, ये एक बहुत ही बेसिक सी यूनिट से आप इसको शुरू कर सकते हैं। और इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं, जो अगरबत्ती आप बोलते हैं, ये भी घर में बन सकती हैं मेरे ख़्याल से। तो ये सारे के सारे जो काम थे, ये सारे के सारे बिज़नेसेस थे, ये आते हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो जो नेक्स्ट है आपका वो है टर्शियरी सेक्टर जिसे आप बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। तो इसके अंदर जो आता है दोस्तों ये आता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जो भी आपका फार्मिंग से रिलेटेड काम होता है एग्रीकल्चर उसके अंदर आएगा। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन उसके अंदर आएगा। सेरीकल्चर सेरीकल्चर मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा। सेरीकल्चर वो होता है जहाँ से आप सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं। सिल्क के लिए एक स्पेशल कीड़ी रहती है, उसके थ्रू जो है वो सिल्क बनाती है अपने लिए, ठीक है? सिल्क वॉर्म जिसे बोलते हैं, आप सभी ने सुना होगा उसके बारे में। तो उससे रिलेटेड जो काम होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब जो भी भवन निर्माण का जो कार्य होता है, वो भी जो है आपका टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। अचीवमेंट्स यहाँ पे हम थोड़ी-सी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे ट्राइसन की। 3,41,819 जो है वो ट्रेन किए गए थे इनिशिएट मतलब शुरुआती जो 30 सालों में 3,41,819 लोग जो हैं इसमें ट्रेन किए गए थे और उनमें से 1,41,800 लोगों ने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट के लिए कर लिया था अपने लिए। तो ये थोड़ी-सी अचीवमेंट्स थी ट्राइसम के बारे में। लास्ट नहीं बोलूँगा वैसे, नेक्स्ट बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट जो है आपका जवाहर रोजगार योजना JRY जिसे बोलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा-सा ब्रीफ में इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये है बेसिकली पंचायत बेस्ड प्रोग्राम मतलब जो पंचायत्स होती हैं विलेजेस में वो ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हैं और वो ही इसके लिए अकाउंटेबल भी होती हैं। अकाउंटेबिलिटी भी उन पंचायत्स की ही होती है इसके लिए। तो इसमें क्या होता है, ये इम्पार्ट करती हैं एम्प्लॉयमेंट टू पुअर पीपल। इम्पार्ट का मतलब होता है दोस्तों प्रदान करना, ठीक है? तो ये प्रदान करती हैं क्या, रोजगार प्रदान करती हैं गरीब लोगों को। तो नेक्स्ट जो है इसमें वो ये है कि वन मेंबर ऑफ ए बीपीएल फैमिली विल बी बेनिफिटेड विद एन एम्प्लॉयमेंट। किसी भी बीपीएल फैमिली का एक इंसान जो है इसके अंडर उसको एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रदान की जाएगी। तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे अंत्योदय। अंत्योदय आप सभी ने सुना होगा, ये एक प्रोग्राम है जो कि शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू-शुरू में और ये मेरे ख़्याल से 2000 में शायद सन 2000 में शुरू किया गया था और उस वक़्त शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट थी उस वक़्त और ये प्रोग्राम उस वक़्त शुरू किया गया था और शुरू किया गया था, इस बात को याद रखिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। और इसमें जो है मीन्स ऑफ लिवलीहुड जो है जीवन यापन के लिए जो बेसिक आइटम्स है वो प्रोवाइड की जाती हैं और ये किसके लिए है, जो कि बीपीएल के एम्बिट के अंदर आते हैं। एम्बिट का मतलब होता है दोस्तों सीमा, ठीक है? जो बीपीएल फैमिली है, जो बीपीएल फैमिलीज़ की सीमा के अंदर आते हैं जो फैमिलीज़, उन्हें ही ये इस स्कीम के अंदर बेनिफिट पहुँचाया जाता है।
तो नेक्स्ट जो है वो है अब सोर्सेज ऑफ असिस्टेंस एंड रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सहायता के स्रोत और राज्य एवं केंद्रीय संस्थाओं की भूमिका। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि किस किस तरह की असिस्टेंस जो है हमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। ये दोस्तों ये सभी जो मैंने प्रोग्राम्स आपके साथ डिस्कशन में लाए हैं, जो अभी मैं आगे डिस्कशन में लाऊँगा, ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हो सकता है आप कल को ट्रेनिंग करके अपने स्वरोज़गार के लिए आगे बढ़ें, अपने आप के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की कोशिश करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा-सा नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन-सी स्कीम आपके लिए बेटर रहेगी, कहाँ से आप फ़ायदा थोड़ा-सा ले सकते हैं किस स्कीम के थ्रू। तो मेरा बस बेसिक सा मोटिव यही है कि आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए इस चीज़ के बारे में। तो इसके अंडर जो सबसे पहला है वो है डीआईसी, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, हिंदी में इसे बोलते हैं जनपद या जिला उद्योग केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि वाज़ कॉन्स्टिट्यूटेड टू एनहांस द स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो लघु उद्योग रहते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये डीआईसी का जो शुरुआत है वो की गई थी। और ये जो एक धुरी का काम करता है दोस्तों, ये जो डीआईसी जो होते हैं ये सेंटर होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये एक सेंटर रहता है, ये एक धुरी का काम करता है जो लघु उद्योग रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन सभी के लिए। किस तरह की ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है उसके बारे में भी हम आगे थोड़ा-सा डिस्कशन में लेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी भी सर्विसेज़ होती हैं दोस्तों, वो सभी की सभी सर्विसेज़ जो डीआईसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। और किसके लिए है ये है मेन लघु उद्योगों के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए है। और जो मेन पर्पज़ है वो इसका यही है दोस्तों कि प्रमोट करना है और डेवलप करना है ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो कि लार्ज नंबर पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को इस डीआईसी सेंटर, ये जो डीआईसी सेंटर है वो प्रमोट करता है। Entrepreneur has to register his enterprise at DIC office to seek all kind of services from industries, डायरेक्टरेट, नेशनल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन एटसेट्रा। तो दोस्तों जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी उद्यमी है, जो भी अपना कोई नया काम शुरू कर रहा है, कोई एंटरप्राइज़ अपना उद्योग लगा रहा है, उसको अपने उद्योग को डीआईसी में जाकर रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो रजिस्टर नहीं करेगा तो वो सर्विसेज़ को अवेल नहीं कर पाएगा, जो कि वेरियस कॉर्पोरेशंस के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टरेट जो होता है, उसके द्वारा जो सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उसका वो लाभ नहीं उठा सकता। इंडस्ट्री डायरेक्टरेट का मतलब होता है उद्योग निदेशालय या राष्ट्रीय उद्योग निगम, जो कि आगे मैंने लिखा है यहाँ पे नेशनल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन। उनके द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो उनका लाभ नहीं उठा सकता अगर उसने अपना जो उद्योग है, जो एंटरप्राइज़ है, उसे डीआईसी में रजिस्टर नहीं करवाया है तो। और जो नेक्स्ट है वो है प्लानिंग मैनेजर जो होते हैं इस तरह के डीआईसीज़ के। प्लानिंग मैनेजर अगर मैं इन्हें बोलूँ तो हिंदी में इसे बोलते हैं परियोजना प्रबंधक। ये जो परियोजना प्रबंधक जो होते हैं ऐसे डीआईसीज़ के, वही टेक्निकल ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं। जो तकनीकी अधिकारी होते हैं वो भी यही रहते हैं। और ये काम क्या करते हैं दोस्तों, ये काम इनका मेन यही रहता है कि टेक्निकल असिस्टेंस जो होती है वो प्रोवाइड करनी होती है एंटरप्रेन्योर्स को, उनके एंटरप्राइज़ को सेटअप करने के लिए। डीआईसी एक्ट्स एज़ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री डेवलपर। डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ रहेंगी उनको डेवलप करने का जो काम होता है, उनको विकसित करने का जो काम होता है, वो रहता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ सेंटर का। डीआईसी कंसल्ट्स विद लीडिंग बैंक्स के साथ ये कंसल्ट करता है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के साथ, खादी बोर्ड के साथ, विलेज विलेज इंडस्ट्री जो रहती है आपकी कुटीर उद्योग इंडस्ट्री का जो बोर्ड होता है, उसके साथ ये सारे के सारे ये डिस्कशन करता है। और उसी के बाद जो है वो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के प्लान जो है वो जनरेट किए जाते हैं। 419 डिस्ट्रिक्ट जो हैं दोस्तों, 428 डिस्ट्रिक्ट में से, हमारे देश के 428 डिस्ट्रिक्ट में से 419 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके पास डीआईसीज़ हैं। वहाँ पर डीआईसी सेंटर उपलब्ध हैं। पर जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जिन्हें महानगर बोलते हैं हम, आप सभी को पता होगा 4 महानगर हैं हमारे पास। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो 4 हैं हमारी, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। और ये जो महानगर हैं इनमें कोई भी डीआईसी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर कोई भी डीआईसी का कोई सेटअप नहीं है। इस बात को याद रखेंगे आप सब।
नेक्स्ट जो है वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएसआईसी, जिसकी शुरुआत की गई थी 1953 में। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। तो दोस्तों ये जो है शुरू किया गया था इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, जो आपके छोटी इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, लघु उद्योग जिसे बोलते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रोवाइड करने के लिए, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एनएसआईसी का जो है वो शुरुआत की गई थी। प्रोवाइड्स इंडिजिनस और फॉरेन मशीनरी टू स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ऑन हायर एंड रेंट बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हायर एंड रेंट बेसिस पे जो है वो इंडिजिनस और फॉरेन मशीनरी जो है ये प्रोवाइड करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, स्वदेशी या देसी मशीनें जो होती हैं उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है। देसी या विदेशी मशीनें जो हैं उन्हें प्रोवाइड करता है एनएसआईसी, पर किस बेस पे? हायर एंड रेंट बेसिस पे, कि आप उनको रेंट बेसिस पे आप उनका किराया मतलब एज ए रेंट आप उसको उसको रेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप उसे ले लीजिए, आप उसे यूज़ कीजिए, बस आपको हर महीने उसका रेंट पे करना होगा उस मशीन का। तो इस बेसिस पे भी जो है ये एनएसआईसी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को मशीनरी जो है वो प्रोवाइड करता है। हेल्प्स इन सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। तो जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज रहती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज रहती हैं, कुटीर उद्योग रहते हैं, उनके द्वारा जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ये हेल्प करता है उन प्रोडक्ट्स को स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में बेचने के लिए। ऑर्गेनाइज एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करता है सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। और एक हेल्थी रिलेशन जो है वो ये क्रिएट करता है बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बीच में। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो छोटा छोटा सामान बनाती हैं और फिर वो सामान जो है आगे जाके बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी गाड़ी की बात करूँ, अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूँ, तो टाटा मोटर्स के सारे पार्ट जो हैं वो उस एक ही कंपनी में नहीं बनते हैं। कुछ पार्ट जो होते हैं वो किसी अलग जगह बनते हैं, कुछ पार्ट किसी अलग जगह बनते हैं। जो उसके नीचे जो कारपेट बिछता है, आप सभी को पता होगा गाड़ी के नीचे एक कारपेट बिछता है, तो वो कारपेट जो है वो टाटा शायद खुद नहीं बनाता है। वो कारपेट जो है वो मैन्युफैक्चर करवाया जाता है किसी और इंडस्ट्री के द्वारा। हो सकता है वो एक स्मॉल इंडस्ट्री हो, तो वो स्मॉल इंडस्ट्री क्या करेगी, उस बड़ी इंडस्ट्री को वो कारपेट बेचेगी सो दैट वो बड़ी इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स में उस कारपेट को यूज़ कर सके। तो ये जो एनएसआईसी है ये एक हेल्दी रिलेशन जो है उन दो इंडस्ट्रीज़ के बीच में क्रिएट करके रखता है। जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़। हिंदी में इसे कहा जाता है दोस्तों राज्य उद्योग निदेशालय। तो इसका जो मेन कार्य है वो यही रहता है कि ये प्रॉब्लम्स को डील करता है। और ये प्रॉब्लम्स किसके रिलेटेड हो सकती हैं? जो स्टेट लेवल पे जो इंडस्ट्री जो सेटअप की गई हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उनको ये डील करता है, उनको ये सॉल्व करने की कोशिश करता है और इसका कंट्रोल रहता है डायरेक्ट डीआईसीज़ के ऊपर। जितने भी डीआईसीज़ रहेंगे किसी स्टेट के अंदर, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी उसमें उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक डीआईसी रहेगा। डीआईसी का मतलब मैंने आप सभी को पहले बताया था, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ये जो सेंटर है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और ये जो स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, इसका जो डायरेक्ट कंट्रोल रहता है हर एक डीआईसी के ऊपर। और ये हेल्प करता है एससी कैटेगरी एंटरप्रेन्योर्स को एनहांस करने के लिए अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। जितने भी एससी कैटेगरी जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, जो उद्यमी रहते हैं, उनको उनको ये बढ़ावा देता है कि वो अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सेटअप कर सके और उनको ये लोन भी प्रोवाइड करता है और अन्य प्रकार की कोई मॉनेटरी हेल्प, मॉनेटरी का मतलब होता है आर्थिक मदद भी प्रोवाइड करता है। और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को भी ये थोड़ी हेल्प प्रोवाइड करता है टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए। किसी भी तरह की कोई तकनीकी उसमें डेवलपमेंट चाहिए उसके लिए ये हेल्प प्रोवाइड करता है और लोन भी प्रोवाइड करता है और मॉनेटरी हेल्प भी प्रोवाइड करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट है हमारा स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, जिसे हम बोलते हैं एसएसआईसी। हिंदी में इसे कहा जाता है दोस्तों राज्य लघु उद्योग निगम, एसएसआईसी। और ये जो कॉरपोरेशंस रहते हैं ये प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंस फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज। जो छोटे जो लघु उद्योग रहते हैं उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उनको किसी तरह की सहायता की ज़रूरत हो तो वो प्रोवाइड करता है। और ये सहायता किस तरह की रहती है? रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है अगर उसकी आवश्यकता है तो वो प्रोवाइड करता है। मार्केट की असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे बन रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करना है, कहीं बाहर भेजना है तो उसके लिए भी ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
और किसी-किसी स्टेट में ये शेड या प्लॉट भी प्रोवाइड करता है। अगर कहीं पे आपको अपनी एंटरप्राइज़ को सेटअप करना है, कोई आपको उद्योग लगाना है, तो वहाँ पे उस उद्योग के लिए ये शेड्स या प्लॉट्स भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय आईडीबीआई एंड नाबार्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको किसी तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो। तो आईडीबीआई आप सभी को शायद पता होगा इसके बारे में। आईडीबीआई का मतलब होता है इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये क्या है, इसके बारे में मैंने छोटे-छोटे से पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बिल्कुल ब्रीफ में रहेगा, जल्दी-जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि ये प्रोवाइड करता है क्या, इकोनॉमिक हेल्प। और ये हेल्प किस तरह से रहती है, स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, एसडीआईसी जो होते हैं उनके द्वारा ये हेल्प प्रोवाइड की जाती है। और इसमें गवर्नमेंट बैंक्स और ग्रामीण बैंक्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। और ये हेल्प रहती है इकोनॉमिक हेल्प, आर्थिक हेल्प जो होती है इसमें ये प्रोवाइड करता है। और ये रहता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए। स्मॉल जो लघु उद्योग रहते हैं और जो मध्य वर्गीय जो उद्योग रहते हैं उनको डेवलप करने के लिए ये इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो वेरियस स्कीम्स है उसके बारे में हम जल्दी से इसे ब्रीफ में जल्दी से इसको कवर करेंगे। जो इसमें सबसे पहली स्कीम है वो है स्पेशल शेयर कैपिटल स्कीम। ठीक है दोस्तों, तो इकोनॉमिक हेल्प जो है इसमें वो प्रोवाइड की जाती है किसी एंटरप्रेन्योर को, जो भी कोई सेटअप शुरू करना चाह रहा है उसके लिए इकोनॉमिक हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इसमें हेल्प किस तरह की रहती है, मान लीजिए यदि उसका कोई प्रोग्राम है, कोई प्लान है उसका किसी यूनिट को इस्टेब्लिश करने का, और उसके पास उसने कुछ धन उसमें इन्वेस्ट किया है, बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू मेट द टारगेट। वो टारगेट को मीट नहीं कर पा रहा है। अगर उसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है 2 लाख रुपए की, तो वो सिर्फ़ 1.5 लाख रुपया ही इकट्ठा कर पाया है अपने उस एंटरप्राइज़ के लिए। तो अब उसके लिए क्या होगा, ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उसके लिए क्रिएट करेगी। स्पेशल शेयर कैपिटल स्कीम, उसमें क्या रहेगा कि जो बाकी का जो पैसा है वो इस स्कीम के अंडर उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें भी पर एक कैप लगा दिया गया है इसमें, यहाँ लिखा है मैंने 20% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट और अप टू 2 लाख रुपीज़। जितनी भी आपने टोटल इन्वेस्टमेंट उस एंटरप्राइज़ के लिए लगानी है, अगर मैं बात करूँ 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आपने उसमें लगानी है, तो उसका सिर्फ़ 20% जो है आपको हेल्प के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा। 2 लाख का 20% कितना हो गया बताइए मुझे? 40,000 रुपए जो है आपको हेल्प के तौर पे प्रोवाइड किए जाएँगे इस स्कीम के अंडर। ठीक है दोस्तों? और इसमें या तो 20% तक की हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी या अप टू 2 लाख, ठीक है? या 20% या अप टू 2 लाख, मतलब अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा का कोई सेटअप है, मान लीजिए 2 लाख, अगर मैं मानूँ इसे, तो ये कितना होगा, 10 लाख तक का सेटअप है अगर आपका, तो उसमें आपको 2 लाख तक की हेल्प 20% के हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी। आई होप आप ये सब कुछ समझ रहे होंगे। और इसमें जो इंटरेस्ट नहीं मैं बोलूँगा, इसमें एक सर्विस चार्ज जो है वो लेवी किया जाता है। लेवी का मतलब होता है उनसे लेना, ठीक है? 1% तक का जो सर्विस चार्ज है वो उस रुपए के ऊपर वो लेवी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सीड कैपिटल स्कीम। सीड कैपिटल स्कीम में क्या रहता है कि आपको जो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसे इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। किसके लिए? टेक्निकल या प्रोडक्टिव, और उसके जितने भी प्लान्स हैं उसके लिए, टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए, किसी तरह की कोई एडवांसमेंट करनी है उसे अपने एंटरप्राइज़ में, उसके लिए उसे जो है इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो इकोनॉमिक हेल्प है ये 3 करोड़ रुपए तक की इसमें प्रोवाइड की जाती है। और ये प्रोवाइड की जाती है एसएफ सीड और एसआईडी सीड के द्वारा। इसमें जो सर्विस चार्ज है वो भी 1% ही रहता है, पहले वाली स्कीम की ही तरह। नेक्स्ट जो है वो है मॉडर्नाइज़ेशन स्कीम, अगर हिंदी में मैं इसे बात करूँ तो इसे कहते हैं आधुनिकीकरण स्कीम। तो इसमें क्या रहता है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ को ही ये मॉनेटरी हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाती है स्कीम के अंडर। और ये किसके लिए होती है? एडवांसमेंट के लिए, किसी भी तरह की अगर कोई भी आधुनिकीकरण करना है किसी इंसान को, किसी एंटरप्रेन्योर को, अपने एंटरप्राइज़ का, अपने उद्योग का कोई आधुनिकीकरण करना है, वो टेक्निकल हो सकता है, कोई इसकी मशीनरी ख़राब हो गई है, नई मशीन से आ रही है मार्केट में, उसे वो लगानी है अपनी यूनिट में, तो उसके लिए ये जो मॉडर्नाइज़ेशन स्कीम है, ये जो आधुनिकीकरण जो स्कीम है, ये उसके लिए काम में आ सकती है। और पर इसके लिए भी इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, वो ये है कि एंटरप्राइजेज़ that have completed their 5 years are eligible।
तो ऐसे उद्योग जो कि मार्केट में अपने 5 साल पूरे कर चुके हैं, वही इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो इंटरेस्ट उनसे लेवी किया जाएगा, वो रहेगा 11.5% का। जो नेक्स्ट है इसमें वो है रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। रिहैबिलिटेशन का आपको मतलब शायद पता होगा, पुनर्वास बोलते हैं इसे हिंदी में। और सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो बीमार जो इकाइयाँ हैं हमारी, बीमार जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनका पुनर्वास के लिए जो स्कीम चलाई गई है आईडीबीआई के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी-सी। ये स्कीम 1984 में शुरू की गई थी। इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो 10% पर एनम का रहता है। और एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट जो की जाती है वो वही एसएफ सीड और एसआईडी सीड के द्वारा की जाती है। और सपोर्ट करता है ये एडवांसमेंट या मॉडर्नाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ एन एंटरप्राइज। इसका मतलब ये है कि एडवांसमेंट मतलब अगर आपके पास कोई मशीनरी है वो पुरानी हो चुकी है, कोई नई मशीनरी अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको इस स्कीम के अंडर थोड़ी सी मॉनेटरी हेल्प लेकर उस नई मशीन को अपने यूनिट में सेटअप कर सकते हैं। और कन्वर्जन ऑफ एंटरप्राइज मतलब आप अभी किसी और फील्ड में काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए कि आप आज एक छोटा-सा यूनिट है आपका जिसमें आप कागज़ बनाते हैं, ठीक है? पेपर बनाते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये काम चल नहीं रहा है कुछ, और आपको ये काम चेंज करना है, किसी शिफ्ट करना है आपको, किसी दूसरे काम में स्विच करना है आपको किसी दूसरे काम में, तो उसके लिए भी ये जो है आपको मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के अंडर, ठीक है? रिहैबिलिटेशन का मतलब यही है, जो ऑफ सिक इंडस्ट्री यूनिट्स मतलब जो बीमार हैं इंडस्ट्रीज़, उन्हें हमें फिर से रिवाइव करना है किसी तरह से, ठीक है? तो उसके अंदर जो है आपको मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट मैंने आपको पहले बताया कि वो 10% पर एनम तक का है। और वैसे जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रहता है वो 14% तक का रहता है, बट जो आईडीबीआई जो है वो थोड़ा-सा कंसेशन यहाँ पे देता है, और वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% पर एनम से ज़्यादा नहीं जाने देता या नहीं बढ़ने देता है। सॉरी, आई बेग योर पार्डन। नेक्स्ट है यहाँ पर नाबार्ड, जिसे बोलते हैं हम NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसके बारे में मैंने बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पे लिखा है, बहुत ही छोटे से 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक हेल्प स्मॉल डोमेस्टिक कॉटेज विलेज एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को, ये इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आप सभी को पता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस की है। डोमेस्टिक और कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज़ जो आपके कुटीर उद्योग रहते हैं, ग्रामीण उद्योग रहते हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री जो रहती हैं, कृषि से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज रहती हैं, उनको ये मॉनेटरी हेल्प जो है ये प्रोवाइड करता है। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो रहता है 12.5% का। और ये जो है लोन प्रोवाइड्स लोन ईजिली फॉर मार्जिन मनी के लिए जो है लोन प्रोवाइड करता है। और जो मेन जो इसका टारगेट एरिया है वो है दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी शिल्पकार हैं वहाँ पर, उन्हें पुनः वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए ये जो नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CCSISI। हिंदी में इसे कहा जाता है लघु उद्योग सेवा प्रतिष्ठान। तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उसके लिए इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसके लिए इसे बनाया गया था। और ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेनली होनी कहाँ चाहिए, वो होनी चाहिए फरीदाबाद, हरियाणा के बीच में, हरियाणा में जो फरीदाबाद आता है वहाँ पर वो इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। गाज़ियाबाद, नोएडा जो कि यूपी में आता है, और दिल्ली जो कि हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर ये इंडस्ट्री जो है, ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन एरियाज़ में स्पेसिफिकली होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है प्रोवाइड्स कंसल्टेशन कोऑपरेशन एंड सर्विसेज। कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, तकनीकी सेवाएं प्रोवाइड करता है, परामर्श, सहयोग और सेवाएं जितनी भी हैं वो सीसी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। टेक्निकल असिस्टेंस मैंने आप सभी को पहले बोला कि तकनीकी सहयोग जो है वो ये प्रोवाइड करता है। मार्केट से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं मार्केट से रिलेटेड, वो ये प्रोवाइड करता है। मशीनरी प्रोवाइड करता है, प्लेस फॉर एंटरप्राइज
मतलब यदि आपको कहीं पे इन सभी जगहों में जो मैंने डिस्कस की पहले, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली वगैरह, इन सभी प्लेसेस में कहीं पे भी आपको अपना एंटरप्राइज़ शुरू करना है, वहाँ पर अगर आपको नहीं मिल रही है, जगह चाहिए, तो उसके लिए ये जगह भी करवाता है, रेवेन्यू करवाता है, जो आर्थिक मदद है वो प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एट सूटेबल प्राइस, रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाता है। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी फंड स्कीम। हिंदी में इसे कहा जाता है दोस्तों सीमांत धनराशि योजना। तो ये जो है इसमें लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं बेसिकली डीआईसी या बैंक के द्वारा, किसी भी तरह के लघु उद्योग को स्थापित करने के लिए। और ये जो उद्योग हैं वो रहने चाहिए आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, विलेज एरियाज़ में ये जो उद्योग हैं वो स्थापित होने चाहिए। और जो इसमें हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जो मॉनेटरी हेल्प जो प्रोवाइड की जाती है, जो आर्थिक मदद प्रोवाइड की जाती है, उसे कहते हैं सीड मनी अमाउंट, मतलब बीज बीज मनी अमाउंट जिसे आप बोल सकते हैं, जिससे कि आप एक नया एंटरप्राइज़, नया उद्योग जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं विलेजेस के अंदर, और वो विलेज ऐसा होना चाहिए जहाँ की पॉपुलेशन जो है 50,000 से कम हो। वहाँ पर ही ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश की जानी चाहिए, तभी उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। और या तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो 50,000 से कम होनी चाहिए, या जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से कम की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों? और 10% का जो टर्नओवर कैपिटल है वो इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है, 15% तक की जो फिक्स्ड कैपिटल है वो इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। टर्नओवर कैपिटल की अगर मैं हिंदी में आपको बात करूँ तो जो कार्यशील जो पूँजी रहती है वो 10% तक की वो प्रोवाइड करवाई जाती है, और 15% तक की जो स्थायी पूँजी है जिसे फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं हमें, वो प्रोवाइड करवाई जाती है, और 6% तक का जो इसमें ब्याज दर रहता है। और ये जो स्कीम है वो इनिशिएट की गई थी 1978 में, और मेन जो इसका पर्पस था वो यही था कि जो सिख इंडस्ट्री, जो बीमार जो उद्योग हैं हमारे, उनको लिफ्ट करना है इस स्कीम के थ्रू। जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है अप टू 50,000 रुपीज़, और अप टू 50,000 रुपीज़ जो है वो जो लोन है वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा। मतलब अगर यहाँ पर सॉरी, अगर आपको लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है 2 लाख तक का, फॉर इंस्टांस उदाहरण के तौर पर, तो उसमें से जो 50,000 तक का जो लोन रहेगा, वो रहेगा इंटरेस्ट फ्री। अगर आप 50,000 तक का ही लोन ले रहे हैं तो वो रहेगा इंटरेस्ट फ्री, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट है वो ये है कि 7 साल तक की आपको रिलैक्सेशन दी जाती है, कि अगर आपने लोन आज लिया है तो आपको 7 साल तक लोन को रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों? तो उसके बाद मतलब अगर आपको 7 साल तक की वहाँ पे रिलैक्सेशन दी जा रही है, तो आपके पास कम से कम 14 साल तक का टाइम होता है उसके बाद उसको रिटर्न करने का। और ये एप्लीकेबल रहता है उन यूनिट्स के लिए जो कि 1 अप्रैल 1978 के बाद इस्टैब्लिश हुई हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1 अप्रैल 1978 के बाद जो यूनिट इस्टैब्लिश हुई हैं, उनके लिए ही ये स्कीम एप्लीकेबल है। उससे पहले की जो यूनिट इस्टैब्लिश हो चुकी हैं, उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। बट यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट ये है इसमें कि यदि कोई यूनिट, कोई भी उद्योग जो कि 1978 1 अप्रैल 1978 से पहले ही स्थापित किया जा चुका था। फॉर इंस्टांस उदाहरण के तौर पर अगर कोई उद्योग 1970 में एस्टैब्लिश हुआ था, परंतु वो 1978 के बाद किसी को बेच दिया गया, किसी नए इंसान को बेच दिया गया, तो अब वो इंसान जिसे वो उद्योग बेचा गया है, वो इंसान इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि वो उद्योग अब 1978 के बाद की श्रेणी में ही कहलाया जाएगा। तो ये एक थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर शुड बी इन्वॉल्व्ड फुल टाइम इन हिज एंटरप्राइज एंड शुडंट बी इन्वॉल्व्ड इन एनी अदर जॉब। तो इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे जो मेन बात ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है, वो किसी और जॉब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसका फुल टाइम जो फुल टाइम जो उसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, जो फुल टाइम उसका टाइम स्पेंट होगा, वो उस ही एक एंटरप्राइज में होगा जिसके लिए वो इस स्कीम का बेनिफिट ले रहा है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर कैन अवेल द बेनिफिट इवन व्हाइल सीकिंग बेनिफिट्स थ्रू एसएफआईसी एंड एनएसआईसी। तो
अगर कोई एंटरप्रेन्योर किसी दूसरी स्कीम से भी बेनिफिट ले रहा है ऑलरेडी, तो वो भी स्टिल वो उन बेनिफिट्स के साथ-साथ इस स्कीम का बेनिफिट भी ले सकता है। एनएसआईसी का मतलब होता है दोस्तों नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन। अगर वो इसके थ्रू भी कोई ना कोई बेनिफिट ले रहा है अपने एंटरप्राइज़ के लिए, तो उसके साथ-साथ वो इस स्कीम का भी फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट है, वैसे तो यहाँ पे टॉपिक्स अभी बहुत से थे, परंतु जो टॉपिक यहाँ पे फिर से रिपीट हुए हैं कुछ से, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि पार्ट 1 में मैंने कवर किया था उसके बारे में पूरा डिटेल में। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा-सा टॉपिक है, स्कोप एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइज़मेंट, विज्ञापन के क्षेत्र एवं प्रभाव। तो विज्ञापन के बारे में मैंने आप सभी को पहले ही थोड़ा विस्तार में बताया था कि किस तरह से विज्ञापन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, और हम किस तरह से विज्ञापन के थ्रू अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा-सा इन्फ्लुएंसिव शो करके उन्हें मार्केट में अच्छे से बेच सकते हैं। तो उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करना एवं उनमें विकास जमाना, ये एक एडवर्टाइज़मेंट का बहुत ही मेन पर्पज़ रहता है। तो किस-किस तरह से आपको लगता है कि आप एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की? जैसे कि टेलीविज़न के थ्रू आप एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि हम आए दिन देखते हैं बहुत सारे एड्स टीवी पे, और उनकी एड्स इतनी ज़्यादा मैं बोलूँगा इतनी ज़्यादा आकर्षक होती हैं कि हमारा दिल करता है कि वो सामान हम अपने घर में खरीद कर ले आएँ। तो ये सब एडवर्टाइज़मेंट का ही एक तरीका है। और उसके बाद जो एक और वे रहता है, वो रहता है समाचार पत्र। अगर आप कोई ऐड दे देते हैं अपने अपने प्रोडक्ट की किसी न्यूज़पेपर में, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। फ़िल्म के अंडर भी एड्स आती हैं, आप सभी को पता होगा। घर-घर जाके मार्केटिंग का जो तरीका होता है, ये भी आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा। मार्केटिंग के लिए बहुत सारे लोग आपके घर में आते हैं सामान बेचने के लिए। रेडियो के ऊपर मार्केटिंग की जा सकती है, एडवर्टाइज़मेंट की जा सकती है, पत्रिकाएँ जो होती हैं, मैगज़ीन्स जो होती हैं, वहाँ पर आप एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं। पोस्ट सर्विसेज़ का यूज़ करके एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं। ये आजकल थोड़ा-सा रेयर हो गया, बट स्टिल इट इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग वे टू डू एडवर्टाइज़मेंट ऑफ योर प्रोडक्ट्स। और नेक्स्ट है आपका किसी तरह के पैम्फलेट या पोस्टर के द्वारा, आप सभी को पता होगा जैसे मूवीज़ वगैरह बनती हैं, तो उसमें किस तरह से लोग अपनी मूवीज़ का वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट करते हैं पोस्टर्स के थ्रू। तो एक छोटा-सा टॉपिक था यहाँ पे जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इन एडवर्टाइज़मेंट की, जो मेरे ख़्याल से आगे बहुत ब्रॉड में फैलेगी अभी। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं डिस्कशन में लाना चाहूँगा, वो है स्वॉट एनालिसिस। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं न कहीं पे। स्वॉट बेसिकली स्टैंड करता है 4 वर्ड्स के लिए, और वो वर्ड्स हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अगर मैं हिंदी में इसे कन्वर्ट करूँ आपके लिए, तो स्ट्रेंथ का मतलब रहता है शक्तियाँ, वीकनेसेस का मतलब रहता है कमजोरियाँ, और अपॉर्च्युनिटीज़ का मतलब रहता है अवसर, और थ्रेट्स का मतलब रहता है खतरे। तो स्वॉट एनालिसिस दोस्तों दोनों ही वे में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप पर्सनली इसे लेंगे, तो पर्सनली भी आपको स्वॉट अपना करना चाहिए, स्वॉट अपना एक विश्लेषण करना चाहिए आपको कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या शक्तियाँ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या दुर्बलता है मेरे अंदर, क्या कमजोरियाँ हैं मुझ में, अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है, मैं किस-किस तरह से कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर सकता हूँ, मुझे आस-पास क्या दिख रहा है, और मैं किस तरह से उसमें फ़ायदा देख सकता हूँ अपना, और थ्रेट मेरे अंदर क्या मतलब खतरे हैं मेरे लिए, आस-पास कितने खतरे हैं और मैं किस तरह से उन्हें डील करूँगा। तो ये सारा दोस्तों ये एनालिसिस आपको अपने लिए पर्सनली भी करना होता है, और साथ ही साथ यदि आप किसी बिज़नेस में हैं, आपने कोई एंटरप्राइज़ अपना सेटअप किया है, तो उसके लिए भी आपको ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो मेन इसका फ़ायदा रहता है दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपके एक कल्चर का पता चलता है, जो संस्कृति रहती है एक एंटरप्राइज़ को शुरू करने के बाद, उसके बारे में आपको अपने एंटरप्राइज़ में थोड़ा-सा पता चलता है कि क्या-क्या मेरे एंटरप्राइज़ की स्ट्रेंथ हैं, क्या-क्या वीकनेसेस हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मेरे पास, और क्या-क्या मेरे मेरे आस-पास खतरे हैं।
तो स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं बोलूँ दोस्तों तो यदि आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है तो आप सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। शुरू करने से पहले भी आप उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, शक्तियाँ देखेंगे उसकी कि क्या वो बिज़नेस चल सकता है वहाँ पे और किस तरह का बिज़नेस आप शुरू कर रहे हैं, किस एरिया में शुरू कर रहे हैं और उसका क्या आगे आपको प्रेडिक्टेबल होना पड़ेगा उसके लिए, आपको स्ट्रेंथ्स वहाँ पे ढूँढने पड़ेंगी। तो और यदि आपने कोई बिज़नेस शुरू कर लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपने कोई एक जनरल स्टोर खोला है, एक छोटी-सी दुकान खोली है या जहाँ पर कि आप ग्रोसरी की शॉप है आपकी जहाँ पर कि आप डेली नीड्स का सामान बेच रहे हैं। आटा, दाल, चावल वगैरह की दुकान है। तो आपको ये चीज़ सबसे पहले देखनी होगी कि आपके वहाँ पर लोग हैं भी या नहीं खरीदने के लिए। उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए वहाँ पे लोग अवेलेबल भी हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से आपको वहाँ पे स्ट्रेंथ देखनी होगी और आपको उसके बाद उसे एनहांस भी करना है क्योंकि आपको वहीं तक ही सीमित नहीं रहना है। आपको उसे एनहांस भी करना है, तो उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी होंगी। कि किस-किस तरह से आप उसको एनहांस कर सकते हैं। उसी तरह से आपको मार्केट में आपके जो प्रतियोगी हैं, आपके जो काउंटर पार्ट हैं, जो उसी तरह का सेम ही बिज़नेस किसी न किसी दूसरे इंसान ने भी वहाँ पर किया होगा उसी मार्केट में। तो आपको वो भी देखना है कि किस तरह से आपको उससे आगे निकलना है, आप क्या ऐसी मार्केट स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे कि आप उससे आगे निकल जाएँ। तो ये सभी के सभी जो हैं आपकी स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका वीकनेसेस। वीकनेसेस दोस्तों जो कमजोरियाँ रहती है, दुर्बलता जिसे हम बोलते हैं, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है वीकनेस इज़ डेथ। वीकनेस जो है वो मृत्यु के समान है। यदि आप अपनी वीकनेस को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप श्योरली सर्वाइव नहीं कर पाएँगे कभी भी मार्केट में। आपने अगर कोई एक सामान्य सी दुकान खोली है अपनी, जहाँ पर कि आप ग्रोसरी का सामान बेचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आटा, चावल, दाल या कोई भी डेली नीड का सामान बेचते हैं। तो अब आपको वहाँ पर देखना है यदि आपकी सेल नहीं है तो आपको वीकनेसेस को ढूँढना पड़ेगा कि किस लिए वहाँ पे सेल नहीं हो रही है मेरी। क्या मेरे पास सामान नहीं है? अगर सामान है तो भी वो क्यों नहीं बिक रहा है? क्या मेरी एडवर्टाइज़मेंट नहीं हो रही है? या मेरी डीलिंग अच्छी नहीं है? आपको अपनी वीकनेसेस के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मैं पर्सनली देखूँ, आप पर्सनली लो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को वीकनेसेस को तो आपको अपने अंदर भी ये देखना पड़ता है कि मेरे अंदर वीकनेसेस क्या हैं? किस वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ? किस वजह से मुझे बार-बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है? तो ये सभी वीकनेसेस जो होती हैं वो हमारे अंदर ही होती हैं और हमें उनको देखना ज़रूरी होता है। और जो इंसान अपने वीकनेसेस के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा वो डेफ़िनेटली सक्सेस को भी प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है आपका अपॉर्च्युनिटीज़। अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में आप सभी को पता है, जो अवसर होते हैं, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे पास अवसर होते हैं बट हम उन्हें देख नहीं पाते। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपने कोई उद्योग लगाना है, आपको पता नहीं होगा शायद कि वो उद्योग वहाँ चल भी सकता है कि नहीं चल सकता है क्योंकि आपने उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो आप अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाओगे। तो अपॉर्च्युनिटीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अवसर जो होता है, वो आपके आस-पास ही होता है। उसे ग्रैब करना, उसे उसे हासिल करना बहुत ही कठिन हो नहीं मैं मा समझूँगा इस चीज़ को, बट उसे ज़रूरी होता है कि आप उस उन अपॉर्च्युनिटीज़ को देख सकें। तो वातावरण में अवसर जो होता है दोस्तों, वो एक बहुत बड़ी स्थिति होती है। अगर आप उस एनवायरनमेंट में उस अवसर को पहचानने में कामयाब होते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उस काम में सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों थ्रेट के बारे में, जो खतरे हैं। किस-किस तरह के खतरे आपके आस-पास रहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपने कोई काम शुरू किया है, तो क कौन-कौन से खतरे हैं जो कि आपके उस काम को खराब कर सकते हैं या मैं कहूँगा आपके उस काम को डुबो सकते हैं? तो ये जो खतरे हैं, ये भी आपको ही एनालाइज़ करना होता है। ये जो एनालिसिस है, ये विश्लेषण जो है, ये इन सभी के बारे में ही है, जिसमें कि आपकी शक्तियाँ, आपकी दुर्बलता, जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं, उसके बारे में भी आपको विश्लेषण करना है। जो आपके अवसर हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा और थ्रेट्स जो खतरे हैं दोस्तों कि
आगे यदि आपने कोई काम शुरू किया है तो आगे उसमें क्या-क्या खतरे आ सकते हैं, क्या-क्या उसमें थोड़े से ग्लिचेस रह सकते हैं। ये सब जो है आपको अपने माइंड में रख के ही कोई ना कोई बिज़नेस शुरू करना है और पर्सनली भी आपको ये सब कुछ देखना ही पड़ता है अगर आपको अपने कार्य में सक्सीड होना है। तो इसमें आगे दोस्तों और भी कुछ-कुछ छोटे-छोटे से टॉपिक हैं जैसे कि सेल्फ एनालिसिस है, आत्म-विश्लेषण जिसे कहते हैं और ये सब SWOT में आ ही जाता है शायद से। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा इसमें डिस्कस नहीं किया है बट मैं थोड़ा-थोड़ा इसमें आपको वर्बली थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। तो सेल्फ एनालिसिस है इसमें एक टॉपिक जिसमें कि आपको अपना आत्म-विश्लेषण करना होता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में बुरे हैं, किस चीज़ को आपको सुधारना चाहिए तो जिसे आप सुधार के आगे आसानी से अपने किसी भी एम को प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिएटिविटी एंड आइडिया जनरेशन। क्रिएटिविटी एंड आइडिया जनरेशन। क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता एवं विचार सृजन। किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक क्रिएटिविटी होना, इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। कोई भी इन्वेंशन अगर हो रही है, तो उसके लिए वो इंसान क्रिएटिव है। उसने रचनात्मकता का नज़रिया अपनाया है, इसीलिए वो उस चीज़ को इन्वेंट कर पाया है। तो कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है और साथ ही साथ आपके दिमाग में आइडिया भी जनरेट होते रहने चाहिए, सो दैट यू कैन परस्यू दैट वर्क ईज़िली। और नेक्स्ट है यहाँ पे कौशल का महत्व आप सभी को पता है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स क्या रहती हैं, आप सभी को पता होगा और ये जो स्किल्स रहती हैं वो 3 प्रकार की मेन होती हैं, तकनीकी स्किल जिसे बोलते हैं टेक्निकल स्किल या तकनीकी कौशल और दूसरा इसमें रहता है मानवीय संबंधों से संबंधित कौशल जो आपका ह्यूमन रिलेशन जितने भी होते हैं, सोशल रिलेशन जितने होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी स्किल होती है वो उसके अंडर आती है। वैचारिक कौशल जो होता है आपके थॉट्स जो होते हैं, वो भी एक किस्म का कौशल होता है। तो दोस्तों ये जो यूनिट था वो पूरा हो चुका है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अंदर जितने भी टॉपिक छोटे-छोटे बनते थे, सब टॉपिक बनते थे वो आज तक हमने पूरे कर लिए हैं। पार्ट 1 अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको कहूँगा कि आप उसे जाके एक बार ज़रूर देखें। और पार्ट 2 में जो हमने आज डिस्कस किया वो मेन पार्ट था गवर्नमेंट की स्कीम्स और गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करने के लिए, उस सभी के बारे में आज हमने डिस्कस में लाया है। तो मैं आशा करूँगा आप सभी को मज़ा आया होगा। हो सकता है आज का लेक्चर एक बार फिर से थोड़ा-सा लेंथी हो गया है, बट कोशिश करेंगे कि अगली बार से थोड़ा शॉर्ट में वीडियो को बनाएँ और ज़्यादा पार्ट्स लाने की कोशिश करूँगा सो दैट ये थोड़ा बोरिंग ना हो। सो थैंक यू ऑल, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।